शुरू। हम और हमारी जो टीमें थी पत्रकारों की, ग्रामीण क्षेत्रों में उन जगह पर गए जहां पर नेता भी नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन नेता तो सब जगह गए हैं, देखा जाता है कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जनता का मन टटोला। करीब 50% की बात करेंगे, जो हमारे आंकड़े आए हैं लगभग में हैं, जो लोगों से जनता से राय ली है, वो आज हम आपके बीच शेयर करेंगे। आपके जो नतीजे, हमारे आंकड़े कुछ लगभग में होंगे। माधोगढ़ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम उरई पहुंचेंगे, फिर कालपी की बात करेंगे। माधोगढ़ में जैसा कि आपको मालूम होगा, मालूमात होगी कि भाजपा के विधायक थे। उसके बाद सपा से वो प्रत्याशी जो थे भाजपा से, उन्हें दोबारा बनाया गया था, मूलचंद निरंजन को। सपा से राघवेंद्र सिंह पर सपा ने दाव लगाया था। साथ में बसपा की बात करेंगे तो वहां से शीतल कुशवाहा बसपा से उतरी थी। कांग्रेस से सिद्धार्थ दिगोलिया वहां पर उतरे थे। जो बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई में फाइट में थे, उन चारों की बात करेंगे। सर, पहले तो हम आपके रुझान जानना चाहेंगे, जो आपने एनालिसिस किया, लोगों की राय सुनी, करीब 2 माह में किस ओर का रुझान रहा, और जनता किन मुद्दों को लेकर लास्ट में जो परिवर्तन देखने को मिला है। लास्ट दिन देखा जाता है प्रचार के, अखिलेश यादव की रैली होती है, उसके बाद जनता रुझान बदल जाता है। तो यहाँ पर ओवैसी जी भी आते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी आते हैं, उनके पार्टी प्रत्याशी था। प्रियंका गांधी का ना आना, बड़े नेता का कांग्रेस के माधोगढ़ ना पहुंचना, इन सब के बीच आपने मन टटोला जाना, जो लोगों ने बहस करी, उन मुद्दों के बाद क्या आंकड़ा निकल के आया आपके कुछ? सबसे पहले तो मैं आपका नसीम सिद्दीकी जी धन्यवाद करता हूं कि जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस चर्चा में बैठने का मौका दिया है। जहाँ तक माधोगढ़ विधानसभा की बात आपने की है, तो जो लोगों का रुझान है, ख़ास तौर पे उन क्षेत्रों का जो कस्बे हैं या कुछ शहरनुमा क्षेत्र है, उसमें जो सामने आ रहा है, उसमें तो इस विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 पार्टियाँ जो हैं, इनके ही जो कैंडिडेट हैं वो फाइट में नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अब आ जाता है मुख्य मुद्दा ये कि लड़ाई किस किस के मध्य होगी। तो इस लड़ाई में मुख्य तो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में सिमटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे पहुँचने की संभावना मुझे तो नज़र आ रही है। क्योंकि जो लोगों से बातचीत हुई है या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम गए हैं और लोगों से जो चर्चा हुई है, उसमें लोगों का यही मत है कि यहाँ पे मुख्य लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सिमट गई है। आंकड़ों की बात करेंगे, जैसे 2012 और 17 के 2 आंकड़े हम उठाते हैं, उसके पहले के तो बाद में बात कर लेंगे। 12 और 17 की बात करते हैं। केसबेन जो सपा से दूसरे स्थान पर रहे थे, वो संतराम कुशवाहा बसपा से जीते थे। और 2017 में पहुंचते हैं, मूलचंद निरंजन भाजपा से जीते थे, और गिरीश कुमार बसपा से दूसरे स्थान पर रहे थे, जो कि फिर अब भाजपा में पहुंच गए हैं दल बदल करके। तो इन दोनों में अगर हम बात करते हैं, तो 2012 में सपा दूसरे स्थान पर रही थी और बसपा जीत गई थी, लेकिन इनको दोनों को दरकिनार करके भाजपा अपना स्थान बना लेती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार फाइट में सपा हो सकती है। जैसे आंकड़ों की बात हमने जैसे करी, और साथ में लास्ट दिन अखिलेश यादव की रैली जनसैलाब उमड़ता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर ओवैसी साहब भी आते हैं कि, और बाबू सिंह कुशवाहा भी आते हैं, उनके प्रत्याशी उतराता। और जो हम 2012 की बात कर रहे थे, आंकड़ों पे बात कर रहे थे, संतराम सिंह जो कि पहले बसपा से विजय हुए थे, अब दूसरे दल में पहुंच गए, सपा को समर्पित है। तो कहीं ना क्या ये आंकड़ा सपा के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन महिला अगर बात कर लें तो बसपा वहां पर मजबूत हो जाती है। और जो संतराम सिंह की बात है, संतराम कुशवाहा की बात करी है, उनकी बहू है शीतल कुशवाहा। तो इसमें आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बिध गया है, यहाँ सपा में उनका सपा को समर्थन रहना, और साथ में लास्ट दिन अखिलेश की रैली होना। और राघवेंद्र प्रताप की बात करें तो एक टिकट चौंकाने वाला था, एक युवा को टिकट देना है, और साथ में कुछ लोग ये बताते हैं या सूत्र कहते हैं, सुर्खियां बटोरती रही कि उनके पीछे एक बड़ा नेता का हाथ रहा है, जो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में दिखा है। तो जनता भी कुछ वहां की रुझान दिख रही थी, जो एक वोट बैंक माना जाता था बसपा का, वो भी थोड़ा इधर बिधर हुआ है। अब कुछ परसेंट
सपा में भी गया है, भाजपा में गया है, सभी जगह थोड़ा-थोड़ा कन्वर्ट हुआ है। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये कन्वर्टिंग कहीं न कहीं सपा को एक मजबूती दिख रही है माधोगढ़ में। माधोगढ़ विधानसभा में जो है, जो सपा ने कैंडिडेट उतारा वो नया प्रत्याशी है और यंग ब्लड है। और जहाँ तक उसके पीछे किसी और नेता का हाथ, तो हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता, जिनके यहाँ जो प्रत्याशी सपा का है उनके संपर्क में हैं। संपर्क में क्या, वो उनके रिश्ते में हैं और उनके बैकग्राउंड से उनकी जो मदद उस नेता ने की है, तो उससे ये महसूस हुआ है कि काफ़ी कुछ वोट बैंक जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है वो सपा की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। और जो 2017 में मूलचंद निरंजन जो सबको दरकिनार करके और एकाएक चुनाव जीत गए, जबकि माधोगढ़ विधानसभा का इतिहास रहा है कि वहाँ बसपा बहुत मजबूत पोजीशन में हमेशा रही है। तो मूलचंद निरंजन 2017 में सिर्फ वो तो एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता हार गए। ऐसे में एक नया चेहरा जो है मूलचंद निरंजन वहाँ से चुनाव जीत गए थे। और हम 2017 में जीते हुए कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा ये महत्व नहीं देते हैं कि वो क्यों जीत गए थे या उनका कोई वोट बैंक बहुत बड़ा उनके हाथ में आ गया था, और अगर आ भी गया था तो वो उसको बचा के क्यों नहीं रख पाए। तो ये स्थितियाँ जो है 2017 की 2022 में कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं रही हैं। और सपा का जो प्रत्याशी है नया होने की वजह से और क्षेत्र में जो वोट बैंक है उसके हिसाब से ठाकुरों का मत जो है अधिकांश सपा में ट्रांसफ़र हो गया। जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था वो सपा में चला गया। भारतीय उसका बीएसपी का जो वोट बैंक है वो लगभग फिक्स है हर बार, इसीलिए पहले या दूसरे नंबर पे ही बसपा आई है इस क्षेत्र में। इसलिए जो भी मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से ना होकर के सपा से और बहुजन समाज पार्टी के ही बीच सिमट गई है। जैसे बात करते हैं आंकड़ों की, 5 बार वहां से बसपा जीतती है और 3 बार भाजपा। उसके बाद आकलन लगाया जा रहा है, आंकड़े ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार सपा भी कमाल दिखाएगी, लेकिन बसपा अपनी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो पहला आंकड़े की जो हमने बात करी थी, जो सामने यही निकल के आ रहा है कि अगर वोट बैंक की बात हुई थी, अगर वो कन्वर्ट होता है सपा की ओर, तो कहीं ना कहीं सपा का अच्छी मजबूती बना लेती है। अगर जो बसपा का वोट बैंक तक कहीं भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ परसेंट तक होता है, नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बसपा सीट निकाल ले जाती है। अब सिर्फ वोट बैंक पर है। अगर आपको सही आंकड़ा जानना है तो बस इतनी छोटी सी आपको वहां आसपास की एक राय लेनी होगी, जनता को जाननी होगी कि वोट बैंक किस ओर गया है, तुरंत आंकड़ा साफ हो जाएगा। जो हमने बताया सिर्फ वोट बैंक की बात करेंगे, जो सपा को एक ठाकुर की बात करी, मुस्लिम की बात करी, कुछ ना कुछ 3-4 जो वोट बैंक थे वो एक तरफा गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सपा काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन बसपा का जो वोट बैंक था वो अपने आप में काबिल तारीफ। तो साथ में जिस समाज से जो शीतल कुशवाहा आती हैं, एक उसका वोट वहां अहमियत रखता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ स्थिति में यहाँ की सीटें दिख रही हैं कि बसपा और सपा के बीच में लड़ाई है। भाजपा तीसरे स्थान अपना पा सकती है। तो वहां पर अन्य भी लोग खड़े थे, वो कितना कन्वर्ट कर पाए वोटिंग, वो तो सिर्फ कल आपको बिना आंकड़ों के साथ वो जीते हुए प्रत्याशी दिख ही जाएंगे। जो हमने बात करी है, माधोगढ़ की बात थी, स्पष्ट हो चुकी है। अब चलते हैं उरई की ओर। तो आंकड़ा पहले निकाल लें, फिर बात करते हैं उरई का आंकड़ा क्या कहता है। सुरक्षित सीट है यहाँ पर ज्यादा देखकर राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी इनका दाव पेच में ये सीट बड़ी अहमियत देती है। ये सीट क्यों अहमियत देती है, इसमें बड़ा ट्विस्ट बता दें कि 4 बार यहाँ से बीजेपी जीती, तो 3 बार कांग्रेस जीती है। और इस बार भी कांग्रेस पे जो महिला प्रत्याशी उतारी थी, जो कांग्रेस ने नारा दिया था कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। लेकिन एक बात यहाँ पर खटकती है, प्रियंका गांधी कालपी तक आती हैं, उरई माधोगढ़ नहीं जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी की कमजोरी छोड़ के गई हैं। पहले इस पर बात करते हैं, फिर आंकड़ों बात करते हैं। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का कालपी आना और उरई ना आना, माधोगढ़ ना जाना, तो इनके प्रत्याशी कुछ वोट में तो कमी ला दी है। और साथ में एक बड़ा चेहरा यहाँ पर आया, तो क्या लगता है आपको कि जो इनका नारा है कितना सही है, यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है? फिर सपा और बसपा और कांग्रेस भाजपा की बात करेंगे। देखो, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी की एक अकेली नेता प्रियंका गांधी जो है पूरा चुनाव का कार्यभार अपने ही ऊपर लिए हुए और उन्होंने प्रदेश का पूरा भ्रमण किया है।
तो जनपद में उन्होंने सिर्फ कालपी तहसील को अहमियत देते हुए कालपी में आकर के ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उरई तक ना आना, इससे कहीं ना कहीं ये तो महसूस हुआ, पब्लिक को भी महसूस हुआ कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो अपने क्षेत्र में किसी कद्दावर नेता की रैली नहीं करा सका। तो चुनाव के आखिरी क्षणों में, या ये मान के चलो कि प्रियंका गांधी के कालपी दौरे के बाद लोगों का को थोड़ा सा रुझान जो है वो कांग्रेस से हटता हुआ नजर आया है, क्योंकि प्रियंका गांधी के ना आने से। और शायद है कि प्रियंका गांधी अगर उरई विधानसभा में भी एक आध रैली करती, अपनी आती, तो कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी को फायदा होता और ये भी महसूस होता पब्लिक को कि प्रत्याशी जो है वो उसका दमखम ठीक ठाक है। इमरान प्रतापगढ़ी उरई आए थे, लेकिन जो भीड़ उनकी थी वो कांग्रेस पार्टी की देखने को नहीं मिली। क्या वजह रहती है, जो तो उनके कार्यकर्ता या नेता ही बता सकते हैं, जिला अध्यक्ष जवाब दे सकते हैं कि जो भीड़ इमरान प्रतापगढ़ी की देखने को मिली और उनकी इतनी भीड़ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इस रेस से, जीत की रेस से कांग्रेस बाहर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं बसपा और बसपा, भाजपा, सपा, तीन जो रह गई हैं बड़ी पार्टियां, उनकी बात करते हैं। तो पहले आंकड़े पे बात करते हैं, जहां पर गौरीशंकर भाजपा से विजेता हुए थे, 52% उन्हें वोट मिला था। दूसरे स्थान पर सपा से महेंद्र सिंह रह जाते हैं और विजय चौधरी बसपा से थर्ड स्थान पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एक आंकड़ा और बताएंगे, उससे एक पार्टी और कम हो जाएगी। गौरीशंकर वर्मा 2017 की बात कर रहे थे, महेंद्र कठेरिया जो थे सपा से दूसरे स्थान पर रहे थे। और अब चलते हैं 2012 में। 2012 की बात करेंगे, दयाशंकर जहां विजेता हुए थे, जो कि सपा से हैं, दयाशंकर वर्मा। और 2012 में सत्येंद्र प्रताप सिंह बसपा से थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। तो इसमें एक पार्टी, क्या लग रहा है, ये तीन पार्टी थी, हम आंकड़े बताए हैं 2017 और 12 में। यहाँ पर गौरीशंकर भाजपा से विजय हुए और महेंद्र कठेरिया दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन वही 2012 में बात करें, सपा जीत जाती है और बसपा दूसरे स्थान पर आ जाती है, लेकिन भाजपा का कहीं इस पर नामो निशान नहीं है। तो अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो हमने आपको पहले भी ये बताया है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, उसके बारे में तो चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती है कि वो एक इतनी बड़ी लहर थी, लेकिन वो लहर 2022 में नहीं है कि 2022 में हम ये सोचें कि नहीं साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही लड़ाई में, मुख्य लड़ाई में है। क्योंकि 2017 में तो मोदी जी और योगी जी, और फिर जो होता है कि जो सरकार होती है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं चला जाता है, मतदान उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो उसमें जो है वो अखिलेश यादव चुनाव हारे या समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। अब जो इस साल 2022 में चुनाव हो रहे हैं, तो 2022 में ऐसी कोई लहर नहीं है कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला हो। लेकिन फिर भी जो शुरुआत थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिस तरीके से विरोध हो रहा था, उसमें आखिरी क्षणों में चुनाव आते आते कुछ सुधार हुआ, और कुछ सुधार हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जो बिखर रहा था उसमें कुछ एकजुटता नजर आई। लेकिन फिर भी काफी कुछ ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो हमसे मुलाकात हुई है और उन्होंने हमसे बात की, तो उसमें वो स्वयं ही अपने प्रत्याशी का विरोध कर रहे, और दबी जबान से उनका कहना यह था कि प्रत्याशी जीत नहीं रहा है, तो आप वोट जो है आप अपने जिसको देना चाहो उसको दे दो। लेकिन फिर भी लड़ाई में इस समय हमें तो ऐसा नजर आता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ही समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, और बीएसपी प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पे भी जा सकता है। जैसे 2012 में सत्येंद्र प्रताप सिंह बसपा से दूसरे स्थान पर रहे थे। मायावती की रैली उरई में होती है, जो पूरे उनके मंडल की थी, झांसी मंडल की। तो कहीं ना कहीं ये देखने को नहीं मिला कि जो भीड़ उनकी आती थी वो भीड़ देखने को मिली। लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा अगर कही जाए कोई राष्ट्रीय नेता की थी, उनकी रैली में देखने को मिली थी, क्योंकि मंडल की थी। तो 2-3 यहाँ पर अनुमान लगाए गए हैं। अब 2-3 की बात कर रहे हैं, मैं साफ नहीं कह सकते, इसलिए लगभग में बात करते हैं, नहीं तो आप लोग कहने लगेंगे भैया आपने तो साफ कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। 2-3 इसलिए कहेंगे। पहला हम पॉइंट बताते हैं, मंडल की अगर बात करेंगे तो मंडल की उनकी रैली थी, वो चुनाव से 1-2 दिन पहले रैली होती है, जो कि कमाल दिखाने की स्थिति में नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? क्योंकि मंडल में, झांसी मंडल जितने जिले आ जाते हैं, विधानसभाएं आ जाती है, सबकी रैली, सबके लोगों को पहुंचना है यहाँ, तो इतनी भीड़ मोदी ग्राउंड में देखने को नहीं मिली जो कि उरई की हुई थी। साथ में अगर वही अन्य नेताओं की जो रैली हो रही थी, सिर्फ विधानसभाओं के स्तर पर हो रही थी, जनपद जालूं की 3 विधानसभाओं के। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, साथ में अमित शाह भी आते हैं,
और उनका कहना जो रहता है कार्यकर्ता या वहाँ के नेताओं का, ये भीड़ 1 लाख थी, तो 1 लाख में तीनों विधानसभाओं की भीड़ तो कुछ कमाल दिखाने की स्थिति में नहीं दिखती, क्योंकि राष्ट्रीय नेता थे। तो भाजपा के इन नेताओं के जो नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे, तो उनको इस विषय पर भी सोचना चाहिए कि उनकी ये भीड़ कमाल दिखाने की स्थिति में नहीं थी। वहीं अगर हम बात सभा की कर लें, लास्ट दिन में जो प्रचार पर यहाँ पर भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, तो उनकी उस प्रचार रैली में एक यहाँ पर सपा का अकेला एक प्रत्याशी जो दयाशंकर वर्मा था, वो अकेला एक रैली निकाल देता। उनके में मंत्री थे, राज्य मंत्री, साथ में प्रदेश अध्यक्ष, तो इनकी भीड़ अगर देखी जाए कुछ परसेंट यहाँ वहाँ हो सकती है, ज्यादा अंतराल देखने को मिला। तो अब इस आंकड़े पे आप क्या, त्रिकोणीय आंकड़ा बिक जाता है, इस पर क्या कहेंगे? आजकल चुनावी रैलियों में जो है भीड़ इकट्ठा करना तो एक वो बन गया है कि आदमी किराए पे भी परचेज करते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, बसें लगाते हैं और भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट हो रही है, ये जब सामने आता है तो पता चलता है कि वो तो सब अधिकांश लोग जो है, किसी को 500 रुपये में लाया गया था, किसी को बस का लालच दे करके, किसी को खाने की व्यवस्था करके, इस तरीके से उस भीड़ को अरेंज किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। तो हम नहीं मानते हैं कि किसी की रैली में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो साहब वो चुनाव जीत रहा है, क्योंकि वो जब अगर पूरे रीजन की रैली बनाई जा रही है, मंडल की रैली है, और उसमें अगर 1 लाख की भीड़ होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे ये नहीं कहा जा सकता कि प्रत्याशी फाइट में आ गया या चुनाव जीतने की पोजीशन में आ गया। लेकिन ये सारा कारनामा जो किया जाता है वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि पब्लिक में ये संदेश जाए कि साहब उनकी रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और स्थिति बहुत अच्छी है कैंडिडेट की। लेकिन वो वोट बैंक में कितनी कन्वर्ट हो रही है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था माधवगढ़ पर, जैसे कि माधवगढ़ हो या उरई हो, जो भाजपा ने रिपीट किया है प्रत्याशी, इनका विरोध बहुत हुआ कई गांवों में। तो ये लोग कह रहे थे वो विरोध समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं या बसपा वाले कर, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो विरोध से कहीं ना कहीं इफेक्ट तो उनकी वोटिंग पे जरूर आया, परसेंट पहुंचा होगा, क्योंकि अगर देखा जाता है लोगों ने देखा उस विधायक या उस प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, यही 2 मुद्दों को लेकर वहां पर विरोध हुआ है, जब हकीकत जानी गई। लेकिन प्रत्याशी ने खारिज कर दिया, वो उनकी थी और जनता के बीच की बात थी। तो इस विरोध को कहीं ना कहीं इनको तो झेलना ही पड़ेगा और इसका नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ेगा, जो मानने को तैयार नहीं थे प्रत्याशी। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि जो विरोध माधवगढ़ का हुआ था, जैसे आपने बताया तीसरे नंबर पे रहेंगे माधवगढ़, हो सकता है भाजपा के अगर कुछ कमाल दिखाने की स्थिति है वो बात अलग है, लेकिन तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। भाई उरई के अगर जो गौरीशंकर प्रत्याशी थे भाजपा के, इनका भी काफी विरोध हुआ कई गाँव में, और लोग ये भी बताते हैं उनके खुद खास कि कई गाँव में वो गए तक नहीं है। तो ये इस स्थिति में क्या लगता है? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि उन्होंने पूरे 5 साल का समय व्यतीत करने के बाद भी जब पब्लिक को किसी प्रकार का कोई तवज्जो नहीं दिया है, किसी के यहाँ नहीं गए हैं, तो विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें। और वही माधवगढ़ की है कि जनता की समस्याओं का समाधान न होना। भाई जनता का प्रतिनिधि अगर जनता की समस्याओं को नहीं सुनेगा तो ये स्वाभाविक है कि उसको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये कहना कि वो साहब किसी गांव में नहीं गए या गांव में घुस नहीं पाए हैं, तो जब उस गांव के में पूरी वोट जो है या जो वहाँ की जनसंख्या है या पब्लिक है उसने उनके खिलाफ वोटिंग करने का मन बना लिया, तो वो ये पसंद भी नहीं करती है कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि आप 5 साल तो आए नहीं उनके यहाँ। तो अब आखिरी में जाने का कोई उनका औचित्य समझ में नहीं आया, इसलिए जनता ने उनको किनारे कर दिया और आज स्थिति ये बन गई है कि वो हमें तो लड़ाई से बाहर माधवगढ़ विधानसभा में नजर आ रहे हैं। उरई में जैसे उरई की अगर बात करें तो व्यापारी वर्ग भाजपा के लिए पहले से बताया जाता है, लगा रहा है, आज से नहीं पूर्व से ही। तो व्यापारी वर्ग ने भी काफी सहयोग दिया है। हाँ, भाजपा प्रत्याशी इसमें ऊपर उठ सकते हैं यहाँ से, व्यापारी वर्ग से देखा जाए। हम आपको बताएं कि स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, चूंकि उरई विधानसभा का काफ़ी कुछ भाग जो है वो शहर से जुड़ा हुआ है, और शहर में जो है जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, और जो एक ये सिगुफा छोड़ा जाता है कि साहब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी गुंडागर्दी होती है, ये होता है वो होता है, तो उससे जो है एक व्यापारी वर्ग होता है सीधा सच्चा, उसको अपने काम से मतलब रहता है। तो उसने क्या सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे या यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक बनने से कुछ क्षेत्र में अराजक तत्वों का बोलबाला हो जाए, और इस चक्कर में जो है शहर का कुछ मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा।
तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो शहर का मतदाता जो भाजपा की ओर अगर आकर्षित हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र के भी मतदाता सपा की ओर रुझान की मूड में था। और बसपा का तो अपना वोट बैंक खुद का है ही, और कांग्रेस में कुछ परसेंट गया है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई अगर देखी जाए भाजपा और सपा में रही थी, तीसरे स्थान पर बसपा आ सकती है यहाँ पर। लेकिन माधोगढ़ में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान की बात रहेगी, वहाँ पर जीत भी सकते हैं या दूसरे स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहेगी लड़ाई। जो दूसरे की बात कर रहे थे उरई विधानसभा की, तो यहाँ पर नतीजे जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, साफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर वो आंकड़ों में पहले चल रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाए, अब वो तो कल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गौरीशंकर वर्मा, वो एक बार फिर से चांस मारते लड़ाई में नजर आ रहे हैं, चांस मार दिख रहे हैं, लड़ाई में आ सकते हैं। अब वो कल के नतीजे देखने मिलते हैं, क्योंकि कुछ विरोध दयाशंकर वर्मा का भी हो चुका है टिकट को लेकर। अब वो कितना वोट वहां कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि गौरीशंकर वर्मा का अगर विरोध हुआ था तो दयाशंकर वर्मा का भी दोनों जगह विरोध चला था। अब वो जनता के ऊपर रुझान था कि तो रुझान गया है और लहर क्या रही थी, तो कहीं ना कहीं कल ये साफ हो जाएगा। अब चलते हैं कालपी विधानसभा की बड़े त्रिकोणीय में, वहां पर तो लोग अच्छे जो विद्वान है वो भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्थिति हर घंटे बदलती गई थी। वोटिंग समय पर जो स्थिति शाम को थी सुबह बदल गई थी। अब वो क्यों और कैसे हुआ ये हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री जो सूबे के थे योगी आदित्यनाथ, वो भी वहां पर रैली जनसभा उन्होंने संबोधित की थी, और प्रियंका गांधी भी आई थी, कई बड़े नेता वहां पहुंचे थे। तो उसके बाद क्या आंकड़ा रहता है, पहले हम सर से जानेंगे फिर हम बात करते हैं। तो वहां पर शुरुआत करते हैं, जैसे कि वहां पर पूर्व विधायक कांग्रेस की और उमा कांति थी, वो भी थी, और साथ में वहां पर रिपीट नहीं किया था भाजपा के द्वारा, छोटे सिंह को दोबारा उन्हें उतारा गया था, छोटे सिंह को, जो कि बसपा से विधायक रहे थे 2000। छोटे सिंह की बात करते हैं 2017 में, वहां से तो भाजपा के कुंवर नरेंद्र सिंह थे जो जीते थे, और दूसरे स्थान पे बसपा से छोटे सिंह रहे थे। वहीं 2012 की बात करें तो उमा कांति जीती थी कांग्रेस से, और संजय सिंह बसपा से दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में छोटे सिंह बसपा से विजयी हुए थे, वहां पे श्री रामपाल सपा से दूसरे स्थान पर रहे थे। और वहां पर एक बात और कही जाती है कालपी में कि सपा अभी तक सीट नहीं निकाल पाई है, जैसे माधोगढ़ की स्थिति यहाँ कालपी में रही है। उमा कांति 2012 में थी, 2017 में लहर जैसे आपने साफ कह दिया है कि लहर को उसको नहीं जोड़ा जाए तो बेहतर है, लेकिन नरेंद्र सिंह पाल वहां पर विधायक थे 2017 में। छोटे सिंह जो कि बसपा में थे, लेकिन वो पार्टी चेंज करके भाजपा में पहुंच जाते हैं और निषाद पार्टी से टिकट लेते रहते हैं। तो इसमें हमने जो 3 आंकड़े बताए हैं, 2007 में जो विधायक रहे, 2017 में भाजपा से आते हैं, तो क्या लगता है अपने इस मुकाबले में, फिर हम स्पष्ट रूप से बात करेंगे। देखो, जहाँ तक छोटे सिंह की बात है, जी, छोटे सिंह को निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया गया। सिंबल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उन्हें मिला नहीं, और सिंबल न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो है ग्रामीण क्षेत्र की जनता अधिकांश चुनाव चिन्ह उसको देखती है कि फूल है ही नहीं, या फूल उसमें नजर नहीं आया उन्हें। तो जब जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, ग्रामीण क्षेत्र का वोट था, उसने जब ये देखा कि इसमें नहीं है, तो उसने कहा कि साहब अब तो हाथ का पंजा और साइकिल। भाई, जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ बार बार लोगों को रिपीट कराई जा रही है, और लगभग यही 3-4 प्रत्याशी ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्र में भ्रमण ज़्यादा करते हैं, बाकी तो बहुत से दल होते हैं और वो उनका चुनाव प्रचार का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन जो बार बार लोगों के जहन में आते हैं वो लगभग 4 ही लोग ऐसे कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, बसपा का कैंडिडेट, और समाजवादी पार्टी, और आपका कांग्रेस। तो ये 4 प्रत्याशियों के ही चुनाव चिन्ह देखे गए। उसके बाद पब्लिक ने ये सोचा यार फूल नहीं है तो चलो किसी में भी लगा दो, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मन से गया, लेकिन उसे चुनाव चिन्ह न मिलने की वजह से उसने जो है वो किसी और प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह में मोहर लगा दी। तो छोटे सिंह को तो इसलिए काफी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इन्हें फूल मिल जाता या इन्हें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिल जाता तो कुछ लड़ाई ये लड़ते, अच्छी लड़ाई लड़ते। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भाजपा लड़ाई से पहले ही बाहर हो चुकी है। अब बात रह गई कांग्रेस, सपा और बसपा। 2012 में वहां पर कांग्रेस की उमा कांति कांग्रेस से विजयी हुई थी, इसलिए उनकी बात करना जरूरी है। इस बार भी वो लड़ाई में दमखम बहुत अच्छी खासी लड़ाई लड़ रही थी।
लेकिन मतदान से एक दिन पूर्व उनके एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने छोटे सिंह को या वीडियो एडिट करके वायरल किए गए, तो उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसमें जो भाजपा से प्रत्याशी, निषाद पार्टी से प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ मुकदमा, छोटे सिंह के खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए, साथ में 1000 लोगों को और लिखा गया मुकदमा। तो कुछ ना कुछ वोट परसेंट वहां पर उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की। अब वो जनता वो कैसे कन्वर्ट करवा पाएगी, गड़बड़ नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें हंगामा काटा, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का संदेह है कि हमारा जो वोट था कन्वर्ट हुआ है। अब किस ओर हुआ है ये नहीं कह सकते हैं। और इसमें अगर दिलचस्प की बात करें, जो सपा से प्रत्याशी उतरे थे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं पहले, वो सपा में जाते हैं, उनका टिकट हो जाता है। विनोद चतुर्वेदी की बात करते हैं, ब्राह्मण चेहरा था, यहाँ पर एक अपनी लहर बना चुका था। उसके बाद लेकिन बसपा की बात करें तो बसपा में भी एक लहर सी दिख रही थी, लेकिन वोट कन्वर्जन जिस बसपा की बात की जाती है कि उनका वोट जो बैंक होता है वो साइलेंट मोड पर रहता है, वो बताने भी नहीं बताता कि इनको देंगे, लेकिन साइलेंट मोड पे जो कमाल दिखाने की बात की जाती है, तो अब लड़ाई दो चीज में रह जाती है, यहाँ से सपा और वहां से बसपा। कांग्रेस जैसे कि अपने मुंह से अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है या आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं खुद में कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो लड़ाई जब दो में आती है, और बसपा और सपा की बात कर रहे थे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस और जनता ने रुझान किया होगा? सपा का जो वोट बैंक है वो अपने काल में विधानसभा में कुछ खास नहीं था, लेकिन विनोद चतुर्वेदी के पहुंचने से, क्योंकि कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, तो कांग्रेस के वोट का बहुत कुछ प्रतिशत जो है वो विनोद चतुर्वेदी के साथ जुड़ा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मतदाता कल तक कांग्रेस का था, या विनोद चतुर्वेदी के व्यक्तिगत व्यवहार को देखते हुए लोगों ने जो है मन बनाया कि विनोद चतुर्वेदी को सपोर्ट किया जाए। तो विनोद चतुर्वेदी तो इसलिए लड़ाई में अच्छी तरह से आ गए हैं, और इस बार जो लड़ाई हो रही है वो सपा और बसपा के बीच ही हो रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई खास अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि उमा कांति के वीडियो वो वायरल हो गया और उन्होंने ये कह दिया कि साहब वो उन्होंने एक समझौता कर लिया है, हाँ। तो इस तरीके का कुछ भी हो, लेकिन उससे जो वोट बैंक अगर थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि 1-2% का कोई फर्क आएगा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर आने वाला नहीं है चुनाव में। और उमा कांति जो है उनका वोट बैंक भी लगभग 17-18 गाँवों का बड़ा फिक्स वोट बैंक है, 84 के ठाकुरों का, तो वो उमा कांति के साथ जुड़ेगा। लेकिन जुड़ने के बाद ये स्थिति शायद है कि संभव नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएं। लड़ाई में तो आ सकती हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होगा। समाजवादी पार्टी के साथ जो मुस्लिम मतदाता है उसने अच्छा सपोर्ट किया है। इधर सवर्ण मतदाता में चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी होने की वजह से काल्पी विधानसभा में ठीक ठाक वोट भी है, तो इसलिए जो है विनोद चतुर्वेदी को सफलता मिलती नजर आ रही है वहाँ से। और दूसरे में कैंडिडेट के रूप में जो है वो वहाँ भाजपा का प्रत्याशी ही उभर के सामने आएगा। कहीं ना कहीं जो काल्पी की अगर बात कर रहे थे हम, वहां पर बसपा और सपा में लड़ाई होने वाली है, वो तो कल आंकड़े साफ होंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कल नतीजे साफ होंगे, नतीजे क्या आते निकल के, लेकिन हम आंकड़ों पे आज बात कर रहे थे। तो कहीं सपा में अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे कदौरा में हमने तो देखा, महवा भी आए, आटा देखा, तो यहाँ एक लहर से चल रही थी। क्योंकि अगर देखा जाए मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो, 3-4 जो समाज के लोग हैं एक लहर बना के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक लहर सपा को मजबूती दे गया। लेकिन बसपा का जो वोट बैंक था और जिस समाज से बसपा के प्रत्याशी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रुकावट डाल सकता है। लेकिन समाजवादी की स्थिति साफ दिख रही है, लेकिन बसपा का जो अगर वोट बैंक था, अगर वो कहीं कन्वर्ट नहीं होता तो बसपा से बाजी मान ले जाएगी, नहीं तो सपा के चांसेस ज्यादा है। बसपा का वोट बैंक जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ उनका जो फिक्स वोट बैंक होता है, तो जिसको हम लोग ये कहते हैं कि एससी वोटों में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। दूसरी बात ये रहती थी कि जब एसपी बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम तबका जो है सपोर्ट कर देता था तो उनका कैंडिडेट जीत जाता था। लेकिन इस बार जो है वो मुस्लिम शायद है कि सपा के साथ गया हुआ है, बहुत कुछ उसका बड़ा भाग जो है वो सपा के साथ जुड़ जाने की वजह से सपा को सफलता मिलती नजर आ रही है वहाँ। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे कहीं ना कहीं सपा और बसपा की लड़ाई में, ऐसी की बात करिए अगर वहाँ सेंधमारी नहीं हुई होगी तो कहीं ना कहीं बसपा वहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं सेंधमारी लग गई उन वोटों में
तो साफ स्थिति यही दिख रही है, समाजवादी पार्टी वहां से निकल सकती है। ये इतिहास होगा कि वहां समाजवादी पार्टी विनोद चतुर्वेदी जी आने के बाद जीत रही है। तो तीनों विधानसभा थी उनकी हमने बात करी है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े साफ स्पष्ट हैं। लड़ाई सपा बसपा भाजपा के बीच है। तीसरे नंबर पे अब देखते हैं कौन रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लहर बनाई थी भाजपा ने वो अपनी लहर खोती नजर आ रही है। अब कल के क्या नतीजे बोलते हैं वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ स्पष्ट करेंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जी मॉर्निंग।